गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम है गुंजन पाठक और मैं आपका मैथ्स का मेंटर हूं। ये आपको पहले से पता है क्योंकि आप मुझे पहले देख चुके हैं। इसके पहले जो मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन की वीडियो आई है उसमें आपने मुझे देख रखा है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं ही आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। डैट मीन्स मैं मैथ्स का भी मेंटर हूँ आपका और रीजनिंग का भी मेंटर हूँ। ठीक है, फॉर यूजी जनरल टेस्ट एंड पीजी पार्ट ए। तो यूजी जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें, जैसा आपको पता है, आपको ये पहले भी बताया जा चुका है और ये आपको पता है, फिर भी विथ इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है। जैसे पिछले साल हुआ था सीयूईटी का एग्जाम। सीयूईटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है कि एक एग्जाम दें आप और उसके बाद आपके रैंक के अनुसार आपको डिफरेंट आईआईटीज मिलेंगे। वैसे ही सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्जाम्स है और इसमें आपके मार्क्स के अनुसार और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया है मार्क्स पिक करने की, उसके अनुसार आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी। मतलब अब आपको अलग अलग फॉर्म्स नहीं भरने, एक ही फॉर्म आपको भरना है, ये सबको पता है। ठीक है, उसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस को 3 खंड में बांटा गया है, 3 सेक्शंस में, मेजर सेक्शंस में बांटे गए हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का और लैंग्वेज में अलग अलग है, मैं लैंग्वेज की ज़्यादा बात नहीं करूंगा। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है डोमेन सब्जेक्ट्स का और तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट का। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में आपको जीएस पढ़ना है, जनरल स्टडीज पढ़ना है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ आज रीजनिंग की सिलेबस डिस्कशन के लिए आए हैं। रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है, और ये सिलेबस डिस्कशन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रीजनिंग के जितने टॉपिक्स हैं पूरी दुनिया में उठा के पिक करके यहाँ डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। ये बेस्ड ऑन रिसर्च है कि सीयूईटी 2022 में क्वेश्चंस किस बेसिस पे आए हैं। क्वेश्चंस का जैसे ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है, तो ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चंस पिक किए गए, उससे पिक किए गए हैं कि नहीं किए गए, उससे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है, कोई भी एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक रहता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम आएंगे। तो चलिए हम अपना रीजनिंग का सिलेबस देखना प्रारंभ करते हैं। रीजनिंग के सिलेबस डिस्कशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको मोटिवेट करेगा पढ़ाई के लिए। देखो कोट क्या है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। जैसे मैं आपको आज रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इतना बड़ा सब्जेक्ट का मैं टीचर नहीं हो सकता। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक, तो कोई भी इंसान किसी चीज में वो एक्सपर्ट है, महारत हासिल किया है, तो वो ये मतलब नहीं है कि वो एक बार में ही महारत हासिल कर लिया। वो एक समय पे बिगिनर होगा, मतलब उसने एक स्टेप से, अगर कोई आपको अभी 10th 10 मंजिला या 20 मंजिला इमारत दिख रही होगी, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो 20 मंजिला बन गई होगी। एक एक ईंट रखी गई होगी तब वो 20 मंजिला इमारत या 10 मंजिला इमारत बनी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अभी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रही है कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, लेकिन आप देखो इसके जस्ट एक जनरेशन पहले, तो जो धीरू भाई अंबानी ने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, इतना दूर तक बढ़ाया, उसके बाद लेगेसी हिरार्की कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो क्या धीरू भाई अंबानी बिगिनर नहीं उनको कहा जा सकता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का उनको बिगिनर नहीं कहा जा सकता? फाउंडर क्या है, बिगिनर ही तो है। उन्होंने एक आइडिया सोचा और उन्होंने एकदम जीरो से स्टार्ट करके उसको पीक तक ले गया। ठीक है, तो वही बात है, आपको अगर आप अभी पीक पे हो, कोई इंसान अभी पीक पे है, तो कभी ना कभी वो जीरो से स्टार्ट किया ही होगा। ठीक है, कोई आदमी अच्छा स्विमिंग अभी कर रहा है, तो कभी ना कभी डूबने से बचा ही होगा। स्विमिंग सीखते समय वो कभी ना कभी लगा होगा कि उसे मैं अब डूब जाऊंगा। ठीक है, तो जो अभी एक्सपर्ट है वो कभी बिगिनर रहा होगा। ठीक है, तो नाउ आप सभी भी अभी बिगिनर हैं। ठीक है, कुछ लोग तो कुछ ज्यादा सीख गए होंगे बट वो एक्सपर्ट नहीं है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम बिगिनर टू बीइंग एक्सपर्ट। ठीक है, और बस ये जर्नी का नाम है आपका सीवीटी 2023। सो जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2023 का सीवीटी आपको पता है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, वो मई के लास्ट वीक में हो जाएगा आपको, ये तो पता है ना आपको। और मई के लास्ट वीक में बहुत टाइम भी नहीं है, 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में आपकी तैयारी करनी है, 5 महीने भी नहीं बचे, 5 महीनों में तो आपका पेपर हो जाएगा, मतलब 4 महीने में आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी 4 महीने में छोड़ो,
2 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और 2 महीने में आप एक बार रिवीजन कर लोगे इसको। 2 से 2.5 महीने, 2 महीने बोलने का मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा मैं लेके चल रहा हूँ, 2.5 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी और लास्ट के 40 दिन में उसकी आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है, कोई बच्चा और अच्छा होगा जो बिगिनर से थोड़ा ऊपर लेवल का होगा, वो 2 बार रिवाइज कर लेगा पूरे सिलेबस को। 4 महीना इनफ टाइम है। ठीक है, अगर आप पढ़ो तो, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो। देखो डेडिकेशन ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली कंसिस्टेंट हो पढ़ने में, कोई अगर आप आज 6 घंटा पढ़े और कल आपने 2 घंटा पढ़ लिया, फिर परसों आपने 6 घंटा पढ़ लिया, फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर 8 घंटा पढ़ लिया, तो ये काम से ज्यादा अच्छा क्या है पता है? आप डेली 3 घंटा पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा है। आप बांट लो कि मुझे 4 घंटा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, 4 मंथ्स आपके बचे हुए हैं, 4 मंथ आपका बचा है मान लो। ठीक है, 1 मंथ को मैं नहीं ऐड कर रहा हूं क्योंकि टेस्ट सीरीज ये वो प्रैक्टिस वो सब में चला जाता है, मतलब वो सीखने का टाइम नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने का टाइम। तो 4 महीना आपके पास बचा हुआ है। आप अगर 3 घंटे डेली, 4 घंटे, 3 घंटे नहीं कम हो जाएगा ना 3 घंटे, 4 आवर अगर आप डेली देते हो, 4 आवर डेली, ठीक है, विथ नो संडे, संडे नहीं इंक्लूड, आपको संडे में छुट्टी नहीं मनाना है, संडे को रिवीजन का टाइम होता है। तो 4 आवर आपको अगर डेली दे रहे हो, 4 आवर 4 महीने तक, तो 120 गुना 4 आवर डेली दे रहे हो तो 120 आवर महीने में, तो 480 घंटे में अगर आप इतना पढ़ ले रहे हो सीयूईटी 2023 के लिए, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप टॉप कॉलेज में, बीएचयू में आप अंडर 100 आप रैंक ले आओगे। 480 घंटा बहुत होता है डेडिकेशन के साथ पढ़ना, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बाबू। 4 घंटा पढ़ो, डेली पढ़ो। ठीक है, चलो बहुत हो गई बातें, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमें रीजनिंग में देखना है। ओके, तो रीजनिंग को 2 पार्ट में बांटा गया है, दैट इज वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आपके सिलेबस में ये दोनों शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वर्बल नॉन वर्बल का प्रयोग नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में ये शब्द का प्रयोग किया गया है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट है। नॉन वर्बल का आपके सिलेबस में जिक्र नहीं है, फिर भी हम 4-5 टॉपिक नॉन वर्बल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्बल में जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये लगभग ये दोनों का देखो, इसमें और इसमें कुछ टॉपिक को आप दोनों में रख सकते हो, कुछ टॉपिक को आप अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ, आपको देखो रीजनिंग में तो ऐसा नहीं है ना कि आपको टीचर बनना है, आपको क्या करना है, मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आप सिलेबस जानना है आपको, तो सिलेबस जानो, टॉपिक जानो, वो किस सेक्शन का है ज्यादा लोड ना लो, बस जानो कि आपको इतना पढ़ना है और इसी में से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग को मिक्स कर दें तो कुछ लगभग 17-18 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें अल्फाबेट टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्फाबेट टेस्ट में जैसे ए किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे। अल्फाबेट टेस्ट क्या होता है ना कि इसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे अगर मैं बोल दूं ए एन अगर 14th पोजीशन पे है, ठीक है, तो एन के 7th राइट में क्या है, तो आप 14 + 7 जोड़ दोगे राइट की तरफ, 21 की तरफ। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यू। ठीक है, तो ये आप करोगे। ये अल्फाबेट टेस्ट, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी सिलेबस डिस्कशन में क्वेश्चंस बताना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन में बताने लगूंगा ना तो 3-4 घंटे चले जाएंगे। सेकंड है रैंकिंग। आपने ये देखा होगा कि मान लेते हैं मेरी क्लास में रैंकिंग 25वें नंबर पे है, मेरा एक दोस्त है राम, ठीक है, वो मेरे से 7 रैंक आगे लाया है। ठीक है, ठीक, तो उसकी रैंक कितनी है? या फिर मैं ये बोल दूं कि मेरे क्लास में 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं और एक लाइन में खड़े हैं। अगर मैं उस लाइन में स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे हूं तो लास्ट से कितने नंबर पे हूं? तो इस तरीके के क्वेश्चन रैंकिंग में आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड है आपका एनालॉगी। ठीक है, हिंदी पे फोकस नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूं, रीजनिंग में, मैथ्स में, टॉपिक में हिंदी पे आप फोकस मत करना। ठीक, एनालॉगी में क्या है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर मछली पानी में रहती है, अगर मछली पानी में रहती है तो इंसान कहाँ रहता है, बंदर कहाँ रहता है। ठीक, इस तरीके के। अगर पोएट पेन से रिलेटेड है, पोएट जो है वो पेन से रिलेटेड है, सॉरी, हाँ, जिस तरीके से पोएट पेन से रिलेटेड है उसी तरीके से आपको रिलेशन बताना है एक कारपेंटर का किससे रिलेशन होगा कारपेंटर का। तो आप लोग सर पोएट पेन से रिलेटेड है, मतलब पेन जो है
वो पोएट का हथियार है लिखने के लिए। तो कारपेंटर का टूल क्या होगा? तो बहुत सारे टूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल में सॉ लिखा हो सकता है, आरी, नेल्स लिखे हो सकते हैं, काटी, हैमर लिखा हो सकता है, हथौड़ा। तो वो ऑप्शन में जो होंगे उसके अनुसार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एनालॉजी में देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे कि 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एक तरीके का होगा, चौथा ऑप्शन अलग होगा। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया न्यू दिल्ली, कोलंबो, इस्लामाबाद, और उसके बाद मैंने बोल दिया न्यूजीलैंड, तो आप लोग सर पहला तीन तो आपने कैपिटल बोला और एक कंट्री बोल दिया, तो कंट्री तो अलग हो गया ना ग्रुप से। तो 3 एक तरीके के होंगे और चौथा अलग होगा। तो वो क्लासिफिकेशन में हम देख लेंगे। सीरीज में डिफरेंट टाइप के हम सीरीज देखेंगे, जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में इस तरीके के सिंपल आपसे क्वेश्चन आएगा कि अगर 1 है, 3 है, 5 है, तो बताओ आगे क्या होगा। तो ये इतना आसान तो नहीं आएगा ना। तो 1 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दोगे 7 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है ऐसे हो 1 4 9 16, आगे बताओ। तो आप देखो कि सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इधर 5 का स्क्वायर होगा जो कि 25 होगा। तो ये सीरीज में क्वेश्चन इस तरीके देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है कि अगर मैं बोलूं मेल और मैं बोलूं पोएट, 2 मैंने शब्द लिख दिया, और मेल के लिए मैंने एक सर्कल बना दिया और पोएट के लिए एक सर्कल बना दिया। तो बाबू बताओ, मेल, कुछ मेल पोएट हो सकते हैं ना, या बोल सकते हो कि पोएट है, अगर पोएट मैं बोल रहा हूं पोएट, तो कुछ पोएट मेल भी होंगे, कुछ पोएट फीमेल भी होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं एक साथ, तो ये मेल है, ये पोएट है। तो ये वाले जो पोर्शन है ना, ये कॉमन पोर्शन है, ये मेल प्लस पोएट का पोर्शन है, मतलब वैसे मेल जो पोएट है। तो इस तरीके के हम वेन डायग्राम सीखेंगे बनाना। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे। और वेन डायग्राम बैकबोन है आपका साइलोगिज्म का। साइलोगिज्म में वेन डायग्राम के ही हेल्प से बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो साइलोगिज्म में कुछ कुछ लोग 50-50 रूल करके बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं बनाने के लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा है, मैंने लगभग सभी तरीके पढ़ा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है सबसे अच्छा तरीका है साइलोग बनाने का वेन डायग्राम से, आसानी से समझ में आने वाला और न कभी ना भूलने वाला। ठीक है, आगे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, आपको जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं कोड में लिखूंगा, मैंने अपना अलग कोड बना रखा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा टाइटल क्या है, पाठक। ठीक है, अपना कोड मैंने बना रखा है। ठीक, तो पाठक है ना। ठीक, तो देखो आपने अगर कोई बटन वाले फोन कोई बच्चा यूज किया होगा, जो फीचर फोन आता था, तो उसमें पी जो है वो 7th पोजीशन पे आता होगा। ठीक है ना, अगर किसी ने बटन वाला फोन यूज किया है तो आप ध्यान दोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहता था ना, और यहां रहता था स्टार, जीरो और हज, यही रहता था ना। तो और यहाँ पी क्यू आर एस लिखा रहता था। तो 7 नंबर पे पी है, 2 8 4 2 5। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, दैट इज मेरा टाइटल है। ठीक है, ओके। और इसको एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड में मैंने कन्वर्ट कर दिया, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया या फिर लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया या न्यूमेरिकल डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप बोलोगे सर पाठक का आप ये लिख दिए हो। ठीक है, तो आप बताओ रूल का क्या होगा, या आप बताओ राजू का क्या होगा। तो इससे राजू का आप निकाल पाओगे, देखो R7 A2 J5 और U8। ये आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपके टाइम में, आपके जनरेशन में लोगों ने फीचर फोन यूज किया है। ठीक है, ये कोड मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले मतलब लगभग 7-8 साल पहले। ठीक है, इसलिए मुझे अभी याद है, ये एग्जाम्पल अभी आ गया तो मैंने लिख दिया। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि मैं V को लिख रहा हूं 22। ठीक है, मैं K को लिख रहा हूं, मैं H को लिख रहा हूं 8। ठीक है, लिख दिया ना। तो आप बताओ S को आप क्या लिखोगे, ये मैंने पूछ दिया। तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि सर V22 है, इसका मतलब ये लेटर की पोजीशन दिया है। तो जब V22 है और H 8 नंबर पे, ये भी लेटर की पोजीशन है, मतलब आपको लेटर की पोजीशन लिख देना है। तो A की पोजीशन 1, S की पोजीशन 19 और S की पोजीशन 19। तो S की जगह पे आप 11919 लिख सकते हो। तो ये चीज हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर्स के, अल्फाबेट के आपको पोजीशंस याद होने चाहिए।
ठीक है, ये करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड रिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, एवरी एग्जाम, फॉर एवरी एग्जाम, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी, ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में क्या है कि अभी तक आपके रिश्तेदार आपको परेशान कर रखे हैं कि कहाँ बेटा कहाँ जाओगे। जो लोग खासकर अगर एक साल ड्रॉप कर लिए हैं तो उनके रिश्तेदार उनको परेशान कर रखे हैं कि अरे कोई इधर ही इधर कॉलेज में एडमिशन करा लो, क्या BHU जाओगे, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन ब्लड रिलेशन में क्या है कि अगर आप रिश्तेदार को ढूंढ लिए कि कौन किसका रिश्तेदार है, दोनों का रिश्ता कैसा है, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सामने एक फोटो टंगी है, वो फोटो में मेरे मामा के चाचा का भाई का बेटा है, ऐसे कुछ रहेगा, तो मेरे से कैसे रिलेटेड है। तो आपने अगर रिश्ता बता दिया तो आप नंबर पा गए, तो रिश्तेदार करेंगे आपका बेड़ा पार, ठीक है। चलो, ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड आप बोलोगे सर ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्या काम है कि अगर एक क्यूब है, उसको मैंने पेंट कर दिया, इधर हरा से, चारों तरफ हरा से मैंने पेंट कर दिया, उसको मैंने काट दिया, तो बताओ कितने भाग जो हैं वो दोनों साइड पेंटेड होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। या फिर एक क्यूब है, मान लेते हैं एक क्यूब है, उसको मैंने यहां से काटा, यहां से काटा, तो कितने नए क्यूब बन गए। तो आप बोलोगे सर आपने इधर से काटा और इधर से काटा, तो कितने क्यूब बनेंगे बाबू। बोलोगे सर एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब। चार क्यूब तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, तो चार क्यूब बनेंगे, है ना। ठीक, चार पार्ट में मतलब ये बढ़ जाएगा। आगे, डाइस। डाइस हमने देख रखा है, ठीक है, डाइस मतलब पासा, शकुनी मामा वाला पासा, ठीक है। डाइस में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि बताओ एक पासा है, एक पासा ऐसे दे दिया गया है आपको, बोलेगा यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो बोलो 3 के अपोजिट क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डाइस में देखने को मिलते हैं। आपको बोल देगा ये पासा है, ये पासा को मैंने खोल दिया है, तो बताओ खोल दिया ऐसा, तो बंद करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। तो हम सब सीखेंगे। क्लॉक, घड़ी के बारे में, घड़ी के बारे में हम लोग सीखेंगे कि बताओ जब घड़ी पे 7:20 होगा तो दोनों कोण के बीच का एंगल क्या होगा। घड़ी में हम ये भी सीखेंगे कि बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होगी एक दिन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कितनी बार होगी एक दिन में, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनाएगी एक दिन में, ठीक है। तो ये सब हम सीखेंगे, ठीक, क्लॉक में। आगे, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे कि एक आदमी नॉर्थ गया 5 किलोमीटर, फिर मुड़ गया लेफ्ट, फिर ऊपर चला गया, साउथ चला गया, ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है एग्जांपल जल्दी जल्दी में गलत भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन टेस्ट। कैलेंडर, कैलेंडर में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि बताओ आज अगर मंगलवार है तो आज के 20वें दिन बाद क्या होगा। आपने देखा होगा अपने गांव में लोग ऐसे जोड़ते हैं कि शुक्रवार 8 दिन के बाद फिर सुख 8 दिन, ऐसे जोड़ते हैं ना। मतलब आज अगर शुक्रवार है, अब पिछले शुक्रवार की बात की जा रही है, तो बोलेंगे कि अरे 8 दिन हो गया है, सुख 8 दिन, ऐसे करके हमारे तरफ तो जोड़ा जाता है, आपके तरफ भी जोड़ा जाता होगा। तो इसका मतलब हर 7 दिन के बाद, 8 दिन बोलने का मतलब कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है। ये कैलेंडर में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आज अगर 2022 का कैलेंडर है तो 2022 का कैलेंडर फिर कब यूज में हम ला सकते हैं, ठीक है। या फिर 2022 का कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा पुराने साल वाला कैलेंडर हम यूज कर लें तो सारा सेम टू सेम आपको दिख जाए, ठीक। फिर हम देखेंगे कि कौन से, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आ रहा है, ये सब पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे कि अगर आज का दिन संडे है, आज अगर संडे है तो जैसे आज 25 दिसंबर है, ठीक, तो 25 दिसंबर को संडे है, मैंने पूछा 25 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, 22 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के सवाल हम कैलेंडर में देखेंगे। सेकंड, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन हम देखेंगे कि मान लेते हैं कोई वर्ड दे दिया, क्रिएचर, तो आपसे पूछेगा कि क्रिएचर से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है और 4 ऑप्शंस रहेंगे। ये काफी आसान टॉपिक है, ये आधे घंटे में खत्म हो जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। 8-10 एग्जांपल्स आपको दे दूंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। देखो मिसिंग टर्म, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिसिंग टर्म, क्योंकि इसमें क्या है ना, देखो कुछ टॉपिक्स है जो सीरीज है मिसिंग टर्म्स है, इसमें क्या है ना कि इसमें लॉजिक आप लगा सकते हो अपना, मतलब आपका लॉजिक अगर फिट बैठ गया सीरीज में, आपने अगर गेस कर लिया
कि ये सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है, तो आप अगला केस कर पाओगे, ठीक है, जो आपको ब्लैंक्स में फिल करना होगा। सेकंड, मिसिंग टर्म में भी है। मान लेते हैं मिसिंग टर्म में ऐसा रहता है, ये दिया है लिखा है मैंने 2 16 तो 8 और क्या, तो मिसिंग टर्म में ऐसा हो सकता है कि इधर 2 8 गुना 16 है, तो ये 8 से 8 गुना यहाँ पर 64 हो सकता है। तो ये टर्म तो मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो मैंने बहुत सरल सा लिखा, काफी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, काफी फंसाने वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है, तो वो सब हम डील कर लेंगे। सिंबल एंड नोटेशन, सिंबल एंड नोटेशन, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि अगर प्लस को मैंने माइनस कंसीडर किया, माइनस को मैंने डिवाइड कंसीडर किया, डिवाइड को मैंने इनटू कंसीडर किया और इनटू को मैंने प्लस कंसीडर किया, तो बताओ 2 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 3 + 2 क्या होगा। मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं ऐसे ही ले रहा हूं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सिंबल एंड नोटेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि 2 3 ही हो, ये अल्फाबेट में भी कुछ होंगे, ठीक है, वो सब जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप देख लोगे। नेक्स्ट है अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या है कि कुछ रीजनिंग के ऐसे सवाल होते हैं जो मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधित सवाल, ठीक है, और भी सवाल हैं, जैसे इस तरीके के सवाल ही आपको देखने को मिल जाते हैं कि मान लेते हैं कि 3, एक डक के आगे 2 डक है, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, तो बताओ कितने बत्तख। अरे फेमस सवाल है यार गांव का, हमारे गांव में चौराहे पे पीपल के पेड़ के नीचे जो बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, उनका काम ही है यही। आप बोलोगे कि मैं बीएचयू में पढ़ता हूँ, तो आओ बाबू बैठो, फिर बोलेंगे एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और एक बत्तख के 2, जब बत्तख नहीं बंदर बोलते, एक बंदर के आगे 2 बंदर और एक बंदर के 2 पीछे 2 बंदर, तो बताओ कितने बंदर। तो आप बोलोगे सर एक बंदर, आगे 2 बंदर, ये एक बंदर है, आगे 2 बंदर मान लिया, एक बंदर के पीछे 2 बंदर मान लिया, टोटल बंदर कितने 5, तो गलत कर जाओगे। उसने क्या बोला कि एक बंदर के आगे 2 बंदर और एक बंदर के पीछे 2 बंदर, तो एक बंदर के पीछे भी 2 बंदर हो गए और एक बंदर के आगे भी 2 बंदर हो गए, तो टोटल बंदर 3। तो इस तरीके के सवाल अर्थमेटिक रीजनिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग का ही सवाल है, आपको नहीं पता है, लेकिन गांव में लोग, बूढ़े लोग रीजनिंग भी पूछ डालते थे। चलो, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, इसमें आपको डिक्शनरी से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, मतलब वर्ड को एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। 5 ऑप्शन 4 ऑप्शंस रहेंगे और पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया ये केयर, क्राई, क्रो और क्रोकोडाइल और कंसीडर, ठीक है, तो आपसे ये पूछ दिया मैंने कि बताओ कि इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये किस ऑर्डर में अरेंज होगा। तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे 1 2 3 4 5, 2 3 1 4 3 5 और 4 1 2 3 5, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, तो आप देखोगे कैसे अरेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिक्शनरी वाले सवाल में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, ओके, इसमें साइलोग आपको देखने को मिलेंगे, साइलोगिज्म। साइलोगिज्म ऐसे होगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली शेर हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, फिर बनाओ, देखे हो ना इस तरीके के सवाल, तो वो साइलोग का पार्ट है। काउज एंड इफेक्ट, काउज एंड इफेक्ट, आपको कुछ कारण दिया रहेगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो आपको बताना होगा, ठीक है। देखो इसमें जो टॉपिक्स है ना, इसको वर्बली समझाना थोड़ा मुश्किल है, जब क्वेश्चंस आएगा ना आपको पता लग जाएगा। थर्ड, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट रहेगा, उस पर कुछ आर्गुमेंट्स रहेंगे, एक स्टेटमेंट हो गया, उस पर कुछ आर्गुमेंट्स दिए रहेंगे। कथन, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, मशीन इनपुट। मशीन इनपुट मैंने ऐसे ही कंसीडर कर लिया है क्योंकि एनालिटिकल का पार्ट है, जबकि ये थोड़ा टफ पड़ता है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बता दूंगा, थोड़ा मोड़ा तो इसका आइडिया दे दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो ये सब लगभग एक जैसा है,
सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आप एक सिचुएशन आपको दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा आप क्या रिएक्शन दोगे। सिचुएशन मान लेते हैं ये दिया रहेगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि एक बस में बहुत भीड़ है, आप बस पे चढ़ गए, ठीक है, कंडक्टर बस की टिकट काट रहा है, ठीक, और आप बस पे चढ़े और इतनी भीड़ है कि कंडक्टर आपके तक पहुंचे, आप तक पहुंचे उससे पहले आपका स्टॉप आने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप बस से उतर जाओगे अपने स्टॉप पे, या कंडक्टर को रोकोगे, बस कंडक्टर को पैसे दोगे, टिकट लोगे, फिर उतरोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी पूछे जाते हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, सच क्या है, स्टेटमेंट्स होंगे 2-3, उसमें से आपको बताना होगा सच क्या है। जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि क्या 4 ऑप्शंस में से सच कौन है। ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब असमानताएं। असमानताएं में ऐसे आपको दिया रहेगा कि मान लेते हैं v ग्रेटर देन इक्वल टू t है और t लेस देन p है, तो बताओ कि p जो है वो v से बड़ा होगा, p जो है v से छोटा होगा, p v के बराबर होगा, p जो है वो v से बड़ा या इक्वल होगा। इसका किसी भी सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ लिख दे रहा हूं आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनइक्वालिटी में। सिटिंग अरेंजमेंट्स, मैं बैठा हूं एक सर्कल में, ठीक है, मैं बैठा हूं P, मेरे लेफ्ट में, लेफ्ट से दूसरे साइड में कोई बैठा है, राइट से दूसरे साइड में कोई बैठा है। यहां लेफ्ट राइट का भी निर्धारण फिक्स नहीं है, लेफ्ट इधर और राइट इधर आप कर दोगे गलत है, लेफ्ट राइट भी इधर हो सकता है और लेफ्ट भी इधर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किधर बैठे हो, आपका चेहरा सेंटर की तरफ है या आपका चेहरा सेंटर से बाहर है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। और सिटिंग अरेंजमेंट पे आपकी थोड़ी कमांड हो जाएगी तो फिर आप पजल देखोगे, पजल में बहुत इजी लेवल के पजल हम सॉल्व करेंगे, थोड़े से भी टफ लेवल के पजल नहीं सॉल्व करेंगे। कारण है कि पजल भी आपके एग्जाम्स में आने की संभावना कम है, बहुत छोटे छोटे लेवल के पजल्स आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जिसको आप पजल नाम भी ना दोगे तो भी चलेगा, वो सिटिंग अरेंजमेंट में ही कवर हो जाएगा। ये क्लियर। चलो नेक्स्ट, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग। मिरर इमेज, वाटर इमेज। देखो मिरर इमेज को लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। जैसे अगर आप बहुत फेमस एक मिरर लेटरल इन्वर्जन है कि एम्बुलेंस पे, एम्बुलेंस के आगे शीशे पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है उल्टा, क्यों इसलिए लिखा होता है कि अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, आगे कोई गाड़ी है, तो उस अपने अगर मिरर में देखे तो उसे एम्बुलेंस क्लियर दिखे। ठीक है, अगर वो सीधा एम्बुलेंस लिखा रहेगा तो मिरर में उसको उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना, तो नहीं समझ पाएगा, हो सकता है नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इसीलिए जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है उस पे एम्बुलेंस लेटरल इन्वर्टेड लिखा होता है कि सामने वाली की गाड़ी में वो सीधा दिखे। तो लेटरल इन्वर्जन हम मिरर इमेज में पढ़ेंगे, हम वाटर इमेज में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सीरीज पढ़ेंगे, पिक्टोरियल सीरीज पढ़ेंगे, जो पिक्चर्स के माध्यम से सीरीज है। ठीक है, फिगर काउंट करना हम सीखेंगे कि एक ट्रायंगल है और इसमें बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे, अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, अब बताओ इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, तो हम ये सब सीखेंगे। ओके, आगे फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, एक बड़ा फिगर होगा, कुछ पैटर्न बने होंगे इस पे इस पे इस पे, और ये खाली होगा। ठीक, और 4 ऑप्शंस होंगे, और ये जो खाली वाला पैटर्न होगा वो चारों में से किसी एक ऑप्शंस में सही होगा, वो आपको गेस करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस को फिगर मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो, कंप्लीशन ऑफ फिगर भी बोल सकते हो। एम्बेडेड फिगर, आपसे पूछेगा कि बताओ ये वाला जो फिगर है वो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो एम्बेडेड फिगर का पार्ट है। एम्बेडेड फिगर मतलब ये फिगर चारों में से किसी फिगर के अंदर है। ठीक, लास्ट पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या है कि मान लेते हैं बोला कि एक पेपर है, आपने इधर से इसको मोड़ दिया, फिर इधर से ऊपर से मोड़ दिया, इधर से ऐसे मोड़ा है, तो छोटू सा पेपर बन गया। अब इस पेपर में आपने बीच में ऐसे छेद कर दिया, तो जब आप इसको खोलोगे तो चारों तरफ छेद मिलेगा ना आपको। ठीक, इस तरीके के सवाल पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में हम देखेंगे। ओके, चलो, तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन यहां समाप्त होता है। आपने देख लिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो अगर मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं बाबू। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से 11,
18 तो टॉपिक हो गए आपके इधर, 18 चैप्टर्स। फिर आप देखोगे 12 चैप्टर्स आपके इधर हो गए और 7 चैप्टर आपके इधर हो गए। मतलब टोटल मैंने लिखा है 37 चैप्टर्स, जिसमें मैंने बोला कि 35 चैप्टर्स तो आपके कंपलसरी है। मशीन इनपुट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 35 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इसमें। अब इतने सारे चैप्टर्स देख मत घबराना कि सर आपने मैथ्स में तो बताया था तो 10 ही चैप्टर था, इसमें 35 कैसे बता दिए। 35 तो बहुत होता है, इतना तो आता भी नहीं है। 35 तो सवाल हो सकता है नहीं आए रीजनिंग के, एक एक सवाल भी नहीं, तो जरूरी नहीं है। देखो इस बार एग्जाम में देखा गया है कि कोई कोई शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से 3-3 सवाल आए, सीरीज से 4-4 सवाल पूछे हैं किसी किसी में, साइलोग से 5-5 सवाल पूछ दिए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है एक चैप्टर से आपको 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं, साइलोग से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सीरीज से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 35 में से आप मान के चलो कि 15 चैप्टर्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। बाकी चैप्टर्स तो आप ऐसे ही हलवा ऐसे ही आप कर लोगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन सब आपको एक ही जैसा लगेगा। चैप्टर्स का नाम अलग अलग है लेकिन आप पढ़ोगे तो लगेगा सब एक ही जैसा है, ठीक है ना। चलो तो आज यही समाप्त करते हैं इस सेशन को और फिर मिलो। देखो अगर आपको देखना है कि मैं रीजनिंग कैसा पढ़ाता हूँ तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, रीजनिंग की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाना, आप चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है उसमें। वो अलग बात है कि सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए था, बहुत इलेबरेटली मैंने नहीं पढ़ाया है, बहुत विस्तार में, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है आप देख लो एज ए डेमो, इस वीडियो को देख लो, आपको अगर समझ में आता है और आपको लगता है कि पढ़ने से बेनिफिट है, हमारे साथ जुड़ने से आपका बेनिफिट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, सॉरी कॉल नहीं करना, मैसेज करना है, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी कि आपको जुड़ना कैसे। चलो ठीक है, तो अलविदा, जल्दी मिलता हूँ, ठीक है।